नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस प्राइम टाइम शो मिड डे प्राइम में। मैं हूं जया सिन्हा और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और साथ ही बात होगी किस तरह से बिहार में जो गर्दा मचा है उसको लेकर भी, और प्रधानमंत्री की आज के गुजरात दौरे की भी। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वक्त की बिग न्यूज यानी कि सुर्खियों के साथ। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जनजातीय गौरव दिवस पर 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद पटना में राजनीतिक हलचल तेज। नीतीश कुमार के आवास पर मुलाकात का सिलसिला जारी, अब सरकार गठन की कवायद। बिहार में एनडीए को मिली बम्पर जीत के बाद एक्शन में बीजेपी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरके सिंह, पूर्व सांसद आरके सिंह, एमएलसी अशोक अग्रवाल और कटिहार मेयर उषा अग्रवाल पर गिरी गाज। पार्टी को नुकसान पहुंचाने के आरोप में निलंबित। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ आकस्मिक विस्फोट में 9 की मौत, 27 पुलिसकर्मियों समेत 32 घायल। गृह मंत्रालय ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण हादसा, जांच जारी। दिल्ली ब्लास्ट को साजिश मानकर केस में नई एफआईआर दर्ज। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 2 और डॉक्टर भी हिरासत में। ईडन गार्डन टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर बनाई बढ़त। हरफनमौला रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में लिए 4,000 रन पूरे। और आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की यात्रा पर हैं। नर्मदा जिले में प्रधानमंत्री के आगमन पर स्थानीय लोगों ने परंपरागत रूप से उनका अभिनंदन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने देव मोगरा मंदिर में पूजा अर्चना की। सतपुड़ा की श्रृंखला में बसे धाम में स्वयंभू यहाँ पांडोरी देव मोगरा माता आदि अनादिकाल से स्वयं कणी कसरी के रूप में विराजमान है। जनजाति समुदाय के लोगों की अटूट श्रद्धा देव मोरा माता के प्रति है और कुलदेवी के रूप में उनकी पूजा करते हैं। प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर माता के दर्शन किए और पूजा की। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो बहुत मान्यता है इस मंदिर की, और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे इस मंदिर में पूजा अर्चना करने। श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है ये मंदिर, जो जहां पर लाखों की संख्या में लगातार श्रद्धालु पहुंचते हैं। बेहद सरल है लेकिन आस्था और शक्ति का प्रतीक है ये मंदिर, और बहुत ही विधि विधान से पारंपरिक तरीके से प्रधानमंत्री ने वहां पर पूजा अर्चना की। दूर दूर तक इनकी ख्याति फैली हुई है। जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं खास तौर पर दौरे पर गुजरात को आज सौगात देने के लिए, तो ऐसे में वहां पर उनका बहुत ही शानदार स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया, और फिर उन्होंने देवी मां के दर्शन किए और पूरे आस्था के साथ विधि विधान के साथ उनकी पूजा भी की। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार की रात बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 32 लोग घायल हो गए। मारे गए 9 लोगों में से 1 इंस्पेक्टर, 3 फॉरेंसिक टीम मेंबर, 2 क्राइम ब्रांच फोटोग्राफर, 2 राजस्व अधिकारी और 1 दर्जी शामिल हैं। वहीं घायलों में 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक शामिल हैं। 92 आर्मी बेस और
स्किम्स सौरा हॉस्पिटल में घायलों का इलाज चल रहा है। धमाका उस समय हुआ जब पुलिस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त विस्फोटक के सैंपल ले रही थी। उसी दौरान ब्लास्ट हुआ। जांच में शामिल सभी एजेंसियां समन्वित और वैज्ञानिक तरीके से एक साथ काम कर रही हैं। धमाके के कारण पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख मामलों से जुड़े संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे ने प्रेस को जानकारी दी और कहा कि सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ एकजुटता से खड़ी है। Yesterday, on 14th November night at 11:20 p.m., in an unfortunate accidental incident, a massive explosion took place inside the police station Naugaon in Jammu and Kashmir. It is to mention that the Naugaon police recently cracked the case of a terror module based on leads taken from a poster. During investigation of FIR number 162 of 2025 of Naugaon police station, a huge cache of explosive substances and chemicals were recovered. The recovery was kept securely in an open area of the police station. All the agencies involved in the investigation are working together in a coordinated and scientific manner. जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने कहा कि ये एक हादसा था। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के कारणों की कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है। तो श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में जो धमाका हुआ है उसको लेकर आज खास तौर पर एक प्रेस वार्ता हुई, जिसमें ये कहा गया कि इस पूरी घटना को लेकर किसी भी तरह की अटकलें लगाना बेहद अनावश्यक है। ये एक हादसा था, एक बेहद दुखद हादसा था, जिसमें जो विस्फोटक जब्त हुआ था उसकी सैंपलिंग के दौरान एक ब्लास्ट हो गया, जिसमें 9 लोगों की मृत्यु हुई है। और क्या कुछ और जानकारी उन्होंने दी, आइए सुनते हैं। A huge quantity of explosive substances, chemicals and reagents were also recovered from Faridabad on 9th and 10th of November 25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of police station Naugaam. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके की जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से संवेदना जताई गई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर इसको लेकर दुख प्रकट किया। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए अत्यंत दुखद आकस्मिक विस्फोट में हुई बहुमूल्य जानमाल की हानि में अत्यंत व्यथित हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। और जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके को उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना बताया है। उन्होंने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। ये एक ऐसा हादसा है जिसका यही समझ नहीं आती कि इसको कंडेम्ड करें, क्या कहें, कुछ कहें, लेकिन दुख बड़ा है, दर्द बड़ा है कि नौजवान लड़के मारे गए कुछ। तो लिहाजा लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि इसकी हाई लेवल एक इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किधर से हुआ और वजूहात हैं, क्योंकि जानें गई हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उन परिवारों को लिए भगवान से, उस रब से यही दुआ करेंगे कोई इतनी हिम्मत दे उनको कि वो इस सदमे से, गम से बाहर निकल सकें। और श्रीनगर से इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं जावेद सागर हमारे साथ। सीधे रुख करते हैं जावेद का। जावेद, प्रेस वार्ता यहाँ पर हुई है, इस वक्त क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है? सबसे पहले जिस तरह की बयान सामने आए और इसको एक दुखद हादसा करार दिया, और साथ ही बात ये भी उन्होंने कही कि किसी भी तरह की अटकलों पर इस वक्त अब पूरी तरह से विराम यहाँ पर लग गया है। जी जी जी, अगर आप विजुअल्स में देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वही जगह है जहां पे कल रात
11:20 को ये एक दुखद हादसा हुआ। ये लेन जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये उस पुलिस स्टेशन की तरफ जाता है जो सिर्फ 20-25 फीट की दूरी पर यहाँ पे मौजूद है। आज सुबह जो डीजी पुलिस नलिन प्रभात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोगों को चाहिए कि वो अटकलों पे ध्यान न दें। कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई आतंकवादी हमला नहीं है, एक मिस हैंडलिंग जो वहाँ से मवाद आया था, जो एक्सप्लोसिव्स फरीदाबाद से यहाँ पे लाए गए थे, उनको टेस्ट किया जा रहा था, सैंपलिंग की जा रही थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ है और काफ़ी दुखद खबर है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वही एरिया है नौगाम पुलिस स्टेशन के एरिया जहाँ पे पिछले महीने जो अक्टूबर के महीने में मुजम्मिल को देखा गया था, जो यहाँ से वो जैश मोहम्मद के पोस्टर्स है वो यहाँ पे वो पेश कर रहा था। तो लेकिन जैसा कि डीजी पुलिस नलिन प्रभात ने सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ब्लास्ट नहीं है, जस्ट एक एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट के तौर पे इसको लेना चाहिए और अफवाहों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हर जगह इसको कंडम किया जा रहा है। अभी आपने कहा कि जो हमारे सीएम है, डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी इसको जो है कंडम किया है। सभी लोग इसको कंडम करते हैं कि इंसानी जानें ज़ाया हुई है। 9 लोग इसमें जो है जाने गई हैं, 9 लोगों की, और 27 पुलिसकर्मियों के साथ साथ और भी कुछ लोग इसमें जख्मी, कुल 32 लोग इसमें जख्मी हैं। बिल्कुल, अगर इस पे हम बात करें घायलों की तो इस वक्त क्या कुछ स्थिति है जावेद? जो लोग घायल हुए हैं उनको लेकर भी क्या कुछ इस वक्त अपडेट आ रहा है? जी, घायल जो है उनको स्किम्स में जो है वहाँ पे भर्ती किया गया है और उनकी जो कंडीशन है वो स्टेबल बताई जा रही है। लेकिन अभी वहाँ स्किम्स से कोई इस तरह का प्रेस रिलीज नहीं आया, कोई बात वहाँ से हमें पता नहीं चली कि किस पेशेंट की कंडीशन क्या है। लेकिन जो बातें यहाँ पे अभी चल रही है उसके हिसाब से जो कहीं कहीं से हमें पता चलता है कि स्किम्स में जो अभी मरीज हैं जो वहाँ पे उनको एडमिट किया गया है, या दूसरा हॉस्पिटल में जो उनको वहाँ पे एडमिट किया गया है, उनकी हालत जो अभी स्टेबल बताई जा रही है। आगे क्या कुछ हो सकता है इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बात यही है कि डीजी पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल स्पष्ट तौर से ये बात कही कि लोगों को चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान न दें, एक कोई ब्लास्ट नहीं है। बिल्कुल वहां से जो फॉरेंसिक लैब के लोग थे या पुलिस के लोग थे या फोटोग्राफर्स थे, वो वहां पे कलेक्ट कर रहे थे सैंपल, ताकि देखा जाए जो फरीदाबाद से एक्सप्लोसिव्स जिनको वहां से रिकवर किया गया था, वो देखें कि वाकई वो क्या है, उनकी रिलेशन कहाँ तक जा सकते हैं, वो किस तरह कनेक्टेड हो सकते हैं दिल्ली ब्लास्ट के साथ। यही कुछ बात वहां पे चल रही थी। लेकिन मिस हैंडलिंग, इसको आप कहिए एक्सीडेंट कहिए या मिसफॉर्चून कहिए, कि इस हादसे में जो है 9 कीमती जानें जो है वो तलफ हो गई हैं और 32 के करीब जो लोग घायल हैं। और हर तरह से इसको कंडम किया जा रहा है। जैसे भी हमने कहा, डिप्टी सीएम भी इसको कंडम कर रहे हैं, बाकी जितने भी लोग हैं, आम लोग इसको कंडम करते हैं, क्योंकि इंसानी जानें ज़ाया होती हैं तो बड़ा दुख होता है। लेकिन आप मेरे पीछे विजुअल में देख सकते हैं, बिल्कुल ये जो पुलिस स्टेशन की तरफ जो रास्ता जाता है, इसको जो है कॉर्डन किया गया है, इसको सील किया गया है, और जो भी मीडिया कर्मी हैं वो यही से रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों के जो करीबी इस हादसे में गुजर गए हैं, उनके साथ जो है एक काइंड ऑफ सॉलिडेरिटी सब लोग उनकी तरफ अपनी तरफ से दिखा रहे हैं कि इस दुख की घड़ी में सारा देश, सारे कश्मीरी लोग उनके साथ हैं और बिल्कुल कंडेमनेबल है। और कोई ब्लास्ट नहीं है, ये एक एक्सीडेंट है, एक हादसा है, जो अभी सुबह ही नलिन प्रभात डीजी पुलिस ने बहुत बहुत शुक्रिया जावेद, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो एक बेहद दुखद हादसा, इसको लेकर यहाँ पर तस्वीर थोड़ी साफ होती नजर आई है बेहद, लेकिन इस वक्त दुख बहुत ज्यादा है जिस तरह की जानें इसमें गई हैं। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनावों की। बिहार में चुनावी नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई यहाँ पर शुरू कर दी है। पार्टी ने उन नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जिन पर चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इसी क्रम में एक बड़ा कदम उठाते हुए पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा से पूर्व सांसद आर.के. सिंह को निलंबित कर दिया है। उन्हें पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही भाजपा एमएलसी अशोक अग्रवाल और कटिहार की मेयर उषा अग्रवाल को भी पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने कटिहार विधानसभा सीट पर वीआईपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे अपने बेटे के लिए खुलकर प्रचार किया था, जो पार्टी अनुशासन का उल्लंघन है। तो यहां पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है भाजपा की ओर से, जिसमें कटिहार की मेयर उषा अग्रवाल पार्टी से निलंबित हुई हैं
और पूर्व मंत्री आरके सिंह पर भी ये कार्रवाई हुई है। किस तरह से इन्होंने पूरे इलेक्शन के बीच, चुनाव प्रचार के बीच जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से इन नेताओं पर यहां पर गाज गिरी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा से पूर्व सांसद आरके सिंह यहां पर निलंबित हो गए हैं। उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। साथ ही इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं राजेश राज और पटना से मधुरेश। सबसे पहले राजेश राज का ही रुख कर लेते हैं। राजेश, इस तरह की जो अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है, कड़ा संदेश यहां पर जाता है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो जो पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से नेताओं पर गाज गिरी, अभी क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, कटिहार की जो मेयर हैं उषा अग्रवाल, वो भी अशोक अग्रवाल की पत्नी हैं और पति और पत्नी दोनों ने मिलकर अपने बेटे जो महागठबंधन के वीआईपी प्रत्याशी थे उनके पक्ष में जमकर प्रचार किया। और जाहिर तौर पर जब बेटा चुनाव मैदान में होगा तो माता पिता वोट तो मांगेंगे ही। तो कहीं ना कहीं तारकिशोर प्रसाद जो एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, वो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर किस्मत आजमा रहे थे कटिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से। उनके खिलाफ अशोक अग्रवाल के बेटे चुनाव मैदान में थे और इसकी वजह से अशोक अग्रवाल और उनकी पत्नी मेयर उषा अग्रवाल को, जो कटिहार की मेयर हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। और आरके सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, चर्चित नौकरशाह रहे हैं और आरा के पूर्व सांसद हैं, उनको भी पार्टी ने निलंबित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को अनुशासन के दायरे में रखती है और यह जो फैसला है वो इसी कड़ी का एक बड़ा हिस्सा है। और आने वाले दिनों में आपको अन्य जगहों से भी इस तरह की खबरें देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो ग्रास रूट पर चीज़ें थी कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे या लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता थे, उनके बीच सामंजस्य का अभाव था। इसके बावजूद इतना बड़ा जनादेश और इतना बड़ा मैंडेट एनडीए को मिला है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व को इसका क्रेडिट जरूर जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चमकदार व्यक्तित्व और नीतीश कुमार का सुशासन, इन दोनों ने मिलकर नैया को पार लगाया है। लेकिन ग्रास रूट पर कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य का अभाव था, जिसका रिफ्लेक्शन आपको ये देखने को मिल रहा है कि पूर्व सांसद और वर्तमान एमएलसी और कटिहार की मेयर को निलंबित किया गया है। इस तरह की चीज़ें और भी आने वाले दिनों में देखने को साफ तौर पर मिल सकती हैं। बिल्कुल। मधुरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अधिक जानकारी के साथ। मधुरेश, यहाँ पर भाजपा की ओर से ये कार्रवाई सामने आई है, लेकिन जिस तरह का बिहार में गर्दा मचाया है, जो सरकार गठन को लेकर भी इस वक्त हलचल तेज हो चुकी है, इस ऐतिहासिक विक्ट्री के बाद, प्रचंड जीत के बाद इस वक्त किस तरह की वहां पर हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, कल शाम से ही सरकार बनने की जो कवायद है वो तेज हो गई थी। लगातार सीएम नीतीश कुमार के आवास पर नेताओं का आना जाना जारी था। सुबह 7 बजे सबसे पहले संजय झा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं जदयू के, वो सीएम से मिलने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद बिल्कुल जैसे एक लाइन लग गई अशोक चौधरी से लेकर विजय चौधरी तक, और इसके अलावा ललन सिंह भी 9 बजते सीएम आवास पहुंच गए। इसके बाद हमने देखा कि लगभग 9:30 के आसपास चिराग पासवान भी सीएम हाउस पहुंचे और करीब 1-1.25 घंटे तक सीएम आवास में रुके। इस दौरान बताया जा रहा है कि एक छोटी बैठक भी हुई जिसमें नितिन नवीन जो बिहार सरकार के मंत्री हैं और बीजेपी के बाकी टिकट से बांकीपुर में अभी विधायक चुने गए हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हुए। लगभग 1-1.25 घंटे के आसपास ये बैठक चली, वो भी इसमें शामिल थे। और इस बैठक के बाद चिराग पासवान और नितिन नवीन दोनों ही निकल गए, लेकिन संजय झा और बाकी जो जदयू के नेता हैं वो सीएम आवास में रुके हुए थे और अभी तक वो अंदर ही हैं। जो बैठकों का दौर है वो लगातार अभी चल रहा है। बताया जा रहा है कि शाम 4 या 5 बजे एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज एनडीए की तरफ से किया जा सकता है, जो कि बीजेपी ऑफिस में हो सकता है। हालांकि अभी ये टेंटेटिव है, अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी ये पुख्ता नहीं हुई है। इसके अलावा जो लगातार जो बड़े नेता हैं वो इसी तरह की बैठक कर रहे हैं बीजेपी में भी। इसके अलावा एलजेपी रामविलास में भी आज सुबह एक बैठक हुई थी, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया था, जिसमें चिराग पासवान ने ये बताया कि जल्द ही जो सरकार बनने की तिथि है और शपथ ग्रहण की जो तिथि है
उसकी घोषणा की जाएगी। और बिल्कुल मधुरेश, वो इस खबर पर हम इंटैक्ट लगातार है। आपसे बने रहेंगे। मधुरेश और राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल यहाँ पे जनता को हम बता दें, अपने दर्शकों को, कि विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले भारी बहुमत के बाद बिहार की राजधानी पटना में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। शनिवार सुबह से ही मुख्यमंत्री आवास पर नेताओं का तांता लगा है। सबसे पहले मंत्री विजय कुमार चौधरी सीएम हाउस पहुंचे और नीतीश कुमार से मुलाकात कर आगे की रणनीति पर बातचीत की। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और भाजपा नेता और बांकीपुर विधानसभा सीट से पार्टी के निर्वाचित विधायक और पूर्व मंत्री नितिन नवीन समेत कई नेताओं से मुलाकात की। वहीं करीब 1 घंटे की बातचीत के बाद लोक जनशक्ति रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बाहर निकले। उन्होंने बताया कि जल्द ही सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार गठन की औपचारिक जानकारी दी जाएगी। तो यहां पर आगे की रणनीति को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देने के बाद कहा कि एनडीए ने जो घोषणा पत्र पेश किया था और जनता से जो वादे किए थे उन्हें आगामी 5 वर्षों में पूरी तरह से लागू किया जाएगा। एनडीए और जनता दल यूनाइटेड हमारी पार्टी विनम्रता से इस मैंडेट को स्वीकार करती है। इतना हम जरूर कहते हैं, जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने और पूरा एनडीए ने जो मैनिफेस्टो निकाला और जो प्रॉमिस किया, 5 साल में एक प्रॉमिस को हम लोग पूरा करेंगे। मेरे ख्याल से बिहार का ये मोमेंट है, जो बिहार का गौरव का पुनर्स्थापना, रिस्टोरेशन, बिहार का जो प्राइड है, उसका ये मोमेंट 20 साल नीतीश कुमार जी बेस बना दिए। एक बड़ा जंप और ये 5 साल में वो जंप लगेगा, बिहार भी टॉप 10 स्टेट में जाके खड़ा। वहीं केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि जो लोग एलजेपी, रामविलास और जेडीयू के बीच भ्रम फैला रहे थे, सिर्फ झूठी अफवाह और गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने अभी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर सिर्फ मुख्यमंत्री जी को बधाई देने, शुभकामनाएं देने आए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत हासिल करने का काम किया है। जो लोग भ्रम फैला रहे थे लोजपा और जदयू के बीच, कहीं न कहीं वो सिर्फ झूठी अफवाह, एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास था। ये ऐतिहासिक जीत संभव ही नहीं थी बिना हर सहयोगी दल के एक दूसरे के ईमानदार समर्थन के। ये ईमानदार समर्थन ही इतनी बड़ी जीत का कारण रहा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार में एनडीए की जीत पर कहा कि ये आश्चर्यजनक परिणाम आए हैं और इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। किसी भी एग्जिट पोल में भी इस तरह का परिणाम नहीं दिखाया गया था। नहीं, देखिए, ये तो आश्चर्यजनक रूप से ये परिणाम आए हैं। इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। किसी भी एग्जिट पोल में भी इस तरह का परिणाम नहीं दिखाया गया था। क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, कौन से वजह से इस तरह के परिणाम आए, समीक्षा के बाद ही पता चलेगा और नेतृत्व पार्टी का इस पर समीक्षा करेगा और कारणों का पता लगाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार की पलायन की समस्या पर कहा कि हम इस समस्या को समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेशकों को आमंत्रित किया है ताकि बिहार में युवाओं को रोजगार मिल सके और उन्हें बाहर ना जाना पड़े। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है, निवेशकों को इनवाइट किया है अपने तरफ से कि बिहार में ऐसा वातावरण बन गया है कि अब आप निवेश करें ताकि वहाँ के जो अनएम्प्लॉयड लोग, बच्चे लोग हैं, उसको रोज़गार वहाँ मिल सके और उसको बाहर नहीं जाना पड़ सके। तो ये बहुत बड़ी बात है और इतना बड़ा मैंडेट मिला है उन्हीं की कृपा से और नीतीश कुमार जी की कृपा से, दोनों के काम से मिला है। इस चीज़ को वो लोग एक जवाबदेही के रूप में, जिम्मेदारी के रूप में लिया है। एचएएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने एनडीए की जीत पर खुशी जताई। संतोष कुमार ने कहा कि लोगों ने एनडीए, नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान पर भरोसा किया है।
हम सभी ने एकजुट होकर काम किया। हमने बड़े बड़े दावे नहीं किए। लोग महागठबंधन के झूठे प्रचार से नाखुश थे और हमने जो विकास किया, जो काम किया, लोगों ने इन मुद्दों पर वोट दिया है। एनडीए पर विश्वास किया। हमारे नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री जी श्री जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान जी पर विश्वास किया और हम लोग सब एक होकर के काम किए और एकजुटता का परिचय है। विकास तो हो ही रहा है, आगे भी विकास हम करेंगे ही कि विकास के लिए जानते हैं, लेकिन एकजुटता और हम लोग हवाबाजी नहीं किए। उन लोगों की तरफ से जो वोट चोरी गलत चीज़ों का प्रचार किया गया, जनता उससे भी नाखुश दिखी और वो सब चीज़ों को देखते हुए जनता ने समझा एनडीए ही बिहार को बेहतर सरकार दे सकती है, बिहार का विकास कर सकती है, बिहार में शांति दे सकती है। तो इस प्रचंड जीत के बाद लगातार बिहार में इस वक्त हलचल बनी हुई है। पटना से मधुरेश जुड़ रहे हैं एक बार फिर हमारे साथ। मधुरेश, जिस कार्रवाई और जिस हलचल की हम जिक्र कर रहे थे, किस तरह से इस प्रचंड जीत के बाद हमने तमाम नेताओं को सुना, खुशी भी है लेकिन साथ में एक जिम्मेदारी भी है जिसका एहसास यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। जिस जनता ने विश्वास जताया है उस विश्वास के लिए जरूर ये सरकार काम करती नजर आएगी। इस वक्त अगर हम बात करें, किस तरह की सियासी हलचल तेज हो गई है सरकार गठन को लेकर? देखिए, पहले तो सबसे पहले जैसे कि मैं अभी पहले बता भी रहा था, सीएम आवास पे जो गतिविधियां हैं वो तेज हो गई हैं। लगातार बीजेपी के नेता हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हम के जो नेता है संतोष सुमन और जीतन राम मांझी के बेटे भी हैं, वो भी सीएम से मुलाकात करने आवास में पहुंच रहे हैं और समझा जा रहा है कि आज शाम 4 से 5 बजे के आसपास तक एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन बीजेपी कार्यालय में किया जाएगा, जिसमें एनडीए की सारे घटक दल के जो नेता हैं वो बैठेंगे और सरकार बनाने से जुड़ी हुई जानकारी देंगे। इसी को लेकर के चिराग पासवान ने भी जानकारी दी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पूरी जानकारी सरकार गठन को लेकर के दी जाएगी। इससे पहले चिराग पासवान ने भी एक बैठक अपनी पार्टी की थी, जिसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था। बताया जा रहा है कि आज शाम 4 से 5 बजे के बीच में सरकार गठन की जितनी जो कोशिशें जो चल रही हैं उन सबको लेकर के जितने अटकलें लगाई जा रही हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दूसरी तरफ एक विपक्ष की तरफ से एक नैरेटिव बनाया जा रहा था कि इस बार जो सीएम होंगे वो नीतीश कुमार नहीं हो सकते हैं, लेकिन कल दिलीप जायसवाल ने इस चीज को, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि हमने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा था और जो विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें नीतीश कुमार को ही हम अपना नेता चुनने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी साफ है कि अगले सीएम जो है वो नीतीश कुमार भी हैं। हालांकि जो बैठकों का दौर है, जो औपचारिकता है, वो सारी पूरी की जाएंगी, वो लगातार चल रही है। इसके साथ ही अब देखना होगा कि नीतीश कुमार कब गवर्नर हाउस जाते हैं, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। जी बिल्कुल। और मधुरेश, जहां पर एक तरफ जीत का जश्न चल रहा है, वहां पर दूसरी तरफ इस अकल्पनीय आंकड़ों को लेकर भी मंथन की शुरुआत हो चुकी है विपक्षी खेमे में। देखिए, विपक्ष में तो कल दोपहर में हमने लाइव दिखाया था कि किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ था कांग्रेस दफ्तर में, और इसके बाद कुछ कार्यकर्ता राजद ऑफिस में थे। लेकिन जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार जो एनडीए की जीत है उसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इतनी बड़ी जीत का दावा तो एग्जिट पोल में भी नहीं किया गया था, जितनी सीट आ गई है। ऐसे में वो कई तरह के सवाल भी उठा रहे हैं इस जीत को लेकर के। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं वो उन्होंने इस जो जनता का मैंडेट है उसको स्वीकार किया है, और इसके साथ ही जीत की समीक्षा को लेकर के जो हार की समीक्षा है उसको लेकर के बैठक करने की बात कही है। और बताया जा रहा है कि राजद में कल इस तरह की बैठक का आयोजन किया जा सकता है। हालांकि इसकी अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो भी लगातार ये जो जनता ने एनडीए को बड़ी जीत दी है इसको लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही अपनी हार को लेकर के समीक्षा कर रहे हैं। खास करके बड़ी बात यह है कि मैं बताना चाहूंगा कि जिस इलाके में राहुल गांधी ने लगभग 1 महीने से ज्यादा वक्त तक यात्रा निकाला, 15 दिन के आसपास यात्रा किया था, और उस इलाके में भी एनडीए को बड़ी बढ़त मिली है, जबकि पिछले चुनाव में उस इलाके में महागठबंधन को 80 सीट मिली थी और इस बार काफी कम सीट मिली है। ऐसे में जो कांग्रेस है उसको बड़ी समीक्षा करने की जरूरत है कि क्यों, आखिर क्या कमी रह गई और वो जनता तक अपनी बातों को कहां नहीं पहुंचा पाए।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से बिहार में गर्दा मचा है, वो उसका जो जश्न है वो लगातार जारी है और सियासी हलचल भी तेज है। सरकार गठन को लेकर उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक कोई खबर और अपडेट वहां से जरूर आएगा। फिलहाल रुकेगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता है ना। खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो डीएपी, इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो डीएपी, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। ब्रेक के बाद स्वागत है। और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का जश्न पश्चिम बंगाल में भी मनाया गया। उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दिनहाटा के जिला सचिव अजय रॉय अपने घर के सामने मिठाई बांट रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई बिना अनुमति के विजय जुलूस निकालने के कारण की गई। वहीं नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अजय रॉय को दिनहाटा में बिहार में एनडीए का विजय जश्न मनाने के अपराध में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अजय रॉय को घसीट कर ले गई। उन्होंने पश्चिम बंगाल में पुलिस के टीएमसी नेताओं के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगाया। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इससे पहले पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद हुई हिंसा के दौरान अजय रॉय का घर परिवार प्रभावित हुआ था। उस समय बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ दिनहाटा में अजय रॉय के घर जाकर उनकी मां से मिले थे। तो बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का जश्न मनाने पर कार्रवाई यहां पर हुई है और पुलिस ने अजय रॉय को घसीट कर ले गए और उन्हें गिरफ्तार किया। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली बंपर जीत से बंगाल भाजपा भी उत्साहित है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांता मंजुमदार ने कहा कि बंगाल में जंगल राज खत्म करने का समय आ गया है। बंगाल में भी भाजपा की प्रचंड जीत होगी। बंगाल की जनता इस शासन को हटाकर यहां सुशासन स्थापित करने और राम राज्य लाने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री खुद बता चुके हैं कितने इम्पैक्ट पड़ेगा। गंगा जी बिहार से होकर बंगाल में आती हैं। बंगाल में जंगल राज साफ करने का समय आ गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है। तो आप समझ सकते हैं कितना प्रभाव पड़ेगा। पूरी बंगाल की जनता उन्मुख है, उद्ग्रीव है कि इस शासन को, जो प्रो उग्रवादी शासन है, इसको हटाकर भारत के हाथ में यहाँ पे शासन व्यवस्था कायम करना है और राम राज्य प्रतिष्ठा करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 3 दिवसीय नागालैंड के दौरे पर हैं। नागालैंड के दीमापुर में उन्होंने नागालैंड टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर नागालैंड के उप मुख्यमंत्री यानथुंगो पैटर्न भी उनके साथ मौजूद थे। शुक्रवार को किफिरे में भी सीतारमण ने नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया। भारतीय स्टेट बैंक को सीएसआर पहल के तहत 9 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही पूर्वोत्तर में 9 बैंक शाखाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया गया और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी स्वीकृति पत्र दिए। उन्होंने कहा कि आज नागालैंड में बैंकिंग सेवाओं से वंचित गांवों की संख्या 2019 के 1143 से घटकर आज केवल 15 रह गई है। इस कार्यक्रम में उन्होंने 350 लाभार्थियों को कुल 28.02 करोड़ रुपए के ऋण भी वितरित किए।
और मिड डे प्राइम में अब वक्त है खेल जगत का रुख करने का, और खेल जगत की खबरों के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी गौरव। गौरव, क्या खास है आज खेल की दुनिया में? शुक्रिया जय। और खेल की खबर की शुरुआत करेंगे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता में खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले की, जहां दूसरे दिन का खेल जो है वो जारी है और भारतीय टीम अपनी पहली पारी में 189 रन पर सिमट गई है। इस तरह टीम इंडिया को पहली पारी के आधार पर 30 रन की बढ़त हासिल हुई है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अब ताज़ा समाचार मिलने तक अपनी दूसरी पारी में 2 रन बना लिए हैं। आज सुबह भारत ने पहले दिन के स्कोर 1 विकेट पर 37 रन से आगे खेलना शुरू किया। वॉशिंगटन सुंदर और केएल राहुल ने संभल कर खेलते हुए रन बनाना जारी रखा। सुंदर 29 रन बनाकर आउट हुए, वहीं केएल राहुल ने 39 रन की पारी खेली। कप्तान शुभमन गिल 4 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए, जबकि ऋषभ पंत ने तेजी से 27 रन बनाए और 27 पर पवेलियन वापस लौट गए। हरफनमौला खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने भी अपने बल्ले से 27 रन निकाले। यही नहीं, उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन भी पूरे किए। इसके बाद कोई और भी बल्लेबाज जो है वो बड़ी पारी नहीं खेल पाया और टीम इंडिया अपनी पहली पारी में 189 रन पर सिमट गई। और अब बात कर लेते हैं चेस वर्ल्ड कप की, जहां पर भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा ने शतरंज विश्व कप के 5वें दौर के पहले गेम को ड्रॉ पर समाप्त किया। वहीं अर्जुन एरिगेसी ने सफेद मोहरों से खेलते हुए ग्रैंड मास्टर लेवॉन एरोनियन के साथ गेम को बराबरी पर खत्म किया। एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता लंबी दूरी के धावक कार्तिक कुमार को यूएस एंटी डोपिंग एजेंसी ने 3 साल के लिए निलंबित कर दिया है। उन्होंने इस प्रतिबंध को स्वीकार कर लिया है। अमेरिका में प्रशिक्षण के दौरान लिए गए उनके 2 आउट ऑफ कॉम्पिटिशन नमूनों में प्रतिबंधित एनाबॉलिक एजेंट्स की मौजूदगी पाई गई थी। और अब बात कर लेते हैं सॉकर की, जहां पर 4 बार की वुशु चैंपियन जर्मनी ने विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जर्मनी ने ग्रुप ए क्वालिफायर्स में लक्समबर्ग को 2-0 से हराने में सफलता पाई। निक वोल्डमेट ने टीम के लिए दोनों गोल किए। जर्मनी ने 5 मैचों में 12 अंक के साथ क्वालिफाई किया है। वहीं नीदरलैंड्स ने भी विश्व कप का टिकट हासिल कर लिया है। डच टीम ने ग्रुप जी में शीर्ष पर रहते हुए विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया। शनिवार को खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड्स ने पोलैंड के साथ 1-1 से मुकाबले को ड्रॉ किया। वहीं क्रोएशिया ने फायरो आइलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में सफलता पाई। ग्रुप एल में क्रोएशिया 7 मैचों में 19 अंक के साथ अजय रहते हुए शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। टीम ने 6 मैचों में जीत और 1 में ड्रॉ खेला है। तो जय, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इन खबरों को हमसे साझा करने के लिए। तो खेल जगत में लगातार भारत में परचम लहरा रहा है और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किस तरह से आजकल देश में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग अलग अलग तरीकों से फंस रहे हैं और कई परिवारों ने तो लाखों रुपयों का नुकसान भी उठाया है। हाल ही में मार्केट में नए किस्म के फ्रॉड देखने को मिले हैं, जैसे स्मार्ट टीवी स्कैम, एलईडी बल्ब स्कैम। स्कैमर्स लोगों को उनके ही गैजेट से अपने जाल में फंसाने के लिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो इन नए स्कैम से बचा जा सकता है। आजकल डिवाइसेस स्मार्ट हो रहे हैं, तो हमें एज ए यूज़र भी स्मार्ट होना है। आईओटी इनेबल्ड जो ऐप्स एंड डिवाइसेस होते हैं, इन सबों को अगर हम उसका सिक्योरिटी अगर प्रॉपर नहीं रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे घर पे आ जा सकती है। जब भी हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हम उसे येस ऑल करके सारे परमिशंस दे देते हैं, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें और उसे एक लिमिटेड एक्सेस ही दें। साइबर अपराधी टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों की भावनाओं का भी प्रयोग कर ठगी कर रहे हैं। फेक वेबसाइट, नकली शादी के निमंत्रण जैसे फ्रॉड लाखों लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन अगर हम सावधान रहें, जागरूक रहें, तो सभी तरह के साइबर अपराधों से खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है। अपने गैजेट्स का इस्तेमाल करते वक्त किन बातों का ध्यान रखें और कैसे करें साइबर फ्रॉड से अपनी सुरक्षा, जानने के लिए देखिए साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे। साइबर अलर्ट में इस बार आपको बताएंगे कि क्या आपके घरों के गैजेट्स के माध्यम से भी हो सकते हैं साइबर अपराध या आपकी साइबर जासूसी। आजकल डिवाइसेस स्मार्ट हो रहे हैं, तो हमें एज ए यूज़र भी स्मार्ट होना है। आईओटी इनेबल्ड जो सीसीटीवी कैमरास और जो ऐप्स एंड डिवाइसेस होते हैं,
अगर हम उसका सिक्योरिटी अगर प्रॉपर नहीं रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे घर पे आ जा सकती है। हम जो भी वेबसाइट जब भी कभी सर्च कर रहे हैं वहाँ पे देखें कि वो वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं। फेक वेबसाइट्स को पहचान के उनको रिपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। फाइल्स आते हैं लोगों के पास जिसको आपको देख के खोलने का मन करेगा, आपको वेरीफाई करना चाहिए क्लिक करने से पहले। देखिएगा साइबर अलर्ट सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। तो रहे हमेशा साइबर अलर्ट और इसी के साथ मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।